हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो के अंदर हम बायो-सावर्ट लॉ के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस की बात की थी। तो अगर आपको बायो-सावर्ट लॉ या उसके एप्लीकेशंस नहीं आते तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो आज के इस वीडियो के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको बायो-सावर्ट लॉ के तीनों एप्लीकेशंस आने चाहिए, तीनों एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तीन एप्लीकेशन कौन से? एक तो था कि आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एक उसके एक्सिस के ऊपर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेंगे, उस पर मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा एप्लीकेशन था स्ट्रेट वायर की वजह से r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तीनों एप्लीकेशन आपको आने चाहिए और इन तीनों के फॉर्मूलाज हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक करके इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहां पे मैं बात करते हैं, मैं तीनों के फॉर्मूले लिख देता हूं। सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन था, वो था कि ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट कितना जा रहा है? आई करंट इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सर्किल की रेडियस कितनी मान लेते हैं? स्मॉल r। तो इसके सेंटर के ऊपर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू आर। ये क्या आया? सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है? इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, और 2r, 2 और रेडियस कितनी है? r। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास पूरे सर्किल की वजह से। अब मान लो आपको सर्किल पूरा नहीं दे रखा, सर्किल का स्मॉल लेंथ दे रखी है या स्मॉल पोर्शन दे रखा है, ठीक है। तो उस केस में कैसे निकालोगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड? तो देखो, मैंने मान लिया कि मेरे पास सर्किल कितना है? आधा सर्किल है, ठीक है। कितना भी सर्किल दे सकते हैं, वो आधा दे सकते हैं, 3/4 दे सकते हैं, या फिर छोटा सा पोर्शन दे सकते हैं। ये सेंटर है, इसमें करंट कितना जा रहा है? आई, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको क्या होनी चाहिए? निकालनी आनी चाहिए कि यहाँ पे अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता तो क्या होती? आउटवर्ड। और स्ट्रेट वायर के अंदर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं और फिंगर्स को क्या करते हैं? कर्ल करते हैं। तो कर्लिंग फिंगर्स क्या दे देती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो आपको डायरेक्शन निकालनी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पूरा सर्किल है तो म्यू नॉट आई बाई 2r होगा। अब सर्किल हमारे पास आधा है, करना क्या है? इस सेंटर O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करोगे क्या कि इस सर्किल के दोनों एंड को सेंटर को ज्वाइन करा लो, और ये अंदर का जो एंगल होगा, इस एंगल को क्या मान लेंगे? थीटा, ठीक है। और फॉर्मूला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का बनने वाला है, वो थीटा अपॉन 360 इंटू क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई बाई 2r। क्लियर है? अब सर्किल आधा है तो देखो, दोनों एंड को आपने जैसे ज्वाइन कराया, सर्किल के दोनों एंड को सेंटर पे ज्वाइन कराया। अब अंदर का थीटा कितना है? थीटा आपके पास कितना है? 180 डिग्री। अब थीटा 180 है तो क्या हो जाएगा? बी कितना आएगा? 180 बाई 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। आया समझ में? और 180 से 360 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, और नीचे 2 भी है तो कितना हो जाएगा? 4r। क्लियर है? तो आपको एंगल की बनाएंगे 3/4 होगा, तो वो जहां पे भी दोनों एंड हो रहे, दोनों एंड से क्या करो? सीधा सेंटर पे लाइन लेके जाओ, और अंदर का जो भी एंगल होगा, बाहर का एंगल नहीं लेना, अंदर का जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा? थीटा होगा। फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट आई बाई 2r। क्लियर है? अगर आप थीटा को रेडियन में लोगे तो 360 को भी आपको 2π लिखना पड़ेगा, एक ही बात है। ये आपके पास पहला एप्लीकेशन था। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास था कि ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर करंट जा रहा है कितना? आई, क्लॉकवाइज या फिर चलो मान लो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, उससे तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होनी है। ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस होने वाली है कितनी? स्मॉल है। इस सेंटर से जो लाइन जा रही है वो कौन सी लाइन होती है? एक्सियल लाइन होती है। इस एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे P। इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर O से? वो होगी x। यानी हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट जा रहा है I, उसकी रेडियस है स्मॉल है, और उसके सेंटर से एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से? x। इस P पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो यहां से आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला आने वाला है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। और ये फॉर्मूला आया कैसे? तो ये इसके लिए आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा इसका, और वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। म्यू नॉट तो क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 4π × 10⁻⁷।
आई क्या है, कितना करंट इसके अंदर जा रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन की भी हम बात करेंगे अभी। करंट कितना जा रहा है, ए क्या है, उसकी रेडियस कितनी है, एक्स क्या है, कितनी डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लिया है सेंटर से, और आपका ए रेडियस आ गई अगेन। क्लियर है यहां तक। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो सर्किल के अंदर तो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है तो इनवर्ट, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है, आउटवर्ड। यहां पे भी सेम कहानी है। अगर आप इस पी पॉइंट के ऊपर देखोगे, इस कॉइल के अंदर करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस सर्किल से बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, नेट बी नेट, ये आपके पास क्या है, बी नेट आ गया। इस सर्किल से देखो, इस सर्किल से कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ। यही अगर क्या होता, क्लॉकवाइज करंट होता तो इस पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आता है, इस कॉइल के अंदर की तरफ आता, यानी यहां पे बन जाता। कब, जब करंट क्या जा रहा होता है, इसके अंदर क्लॉकवाइज जा रहा होता। आया समझ में। क्लॉकवाइज में इस कॉइल के अंदर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर बाहर की तरफ होगा। ये आपके पास एक्सिस के ऊपर। और थर्ड एप्लीकेशन हमने किया था, वो क्या था, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड क्या था, ये आपके पास एक करंट करेंगे, स्ट्रेट वायर है, आई करंट जा रहा है इसके अंदर, इससे आर डिस्टेंस दूर, इससे कैपिटल आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट के ऊपर या स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो करते क्या है कि जो भी आपके पास स्ट्रेट वायर है, इसके दोनों एंड से पी पॉइंट को क्या करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। दोनों एंड से जो भी स्ट्रेट वायर है, इसका एक एंड ये रहा, इसको पी पॉइंट से ज्वाइन करवाया, और दूसरे एंड को भी पी पॉइंट से क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कराओगे तो यहां पे देखो एंगल बनेंगे, एक तो ये φ1 बनेगा और ये कितना बनेगा, φ2 बनेगा। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin φ1 प्लस sin φ2। आया समझ में। φ1 φ2 तो क्या, दोनों एंड से पी पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पूरा का पूरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। आई क्या है, कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और आर क्या है, कितने डिस्टेंस को निकालना है। क्लियर है। और इसके अंदर इसके दो स्पेशल केस भी आते हैं कि पहला केस आता है कि अगर वायर आपका क्या इनफाइनाइट है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है तो उस केस के अंदर अगर आप देखोगे φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। कब, लॉन्ग, ये 90 डिग्री हो जाते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, या फिर इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर के लिए या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए क्या होते हैं, φ1 φ2 दोनों 90 हो जाते हैं। और जैसे sin 90 sin 90 1 + 1 कितना होगा, 2, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मैं यहां से 2 से 2 को नीचे 4 को कैंसिल नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट पता है कितनी होती है, 10 की पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर -7। और अकेला म्यू नॉट निकालना है तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 भी लिख सकते हो। आया समझ में। और सेकंड इसका केस बनता है कि अगर मान लो आपका जो पॉइंट पी है, ये आपके पास स्ट्रेट वायर है, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, करंट इसमें ये जा रहा है, पॉइंट पी मैंने इसी वायर के एंड पे ले आया, कितने डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर। तो इस केस के अंदर देखो, इस एंड से तो एंगल φ1 कितना हो जाएगा, 0, और दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा sin 0 तो कितना, 0, और sin 90 1, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और ये हो जाएगा 0 + 1, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये तो आपके बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस की समरी है तीनों की। क्लियर है। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, मैंने यहां पॉइंट ले लिया, तो ये तो इसकी एक्सिस पे आ गया ना, वायर की एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आ गया, मतलब इससे डिस्टेंस अगर आप देखोगे इधर डिस्टेंस आर है, इस केस में तो आर कुछ भी नहीं है, तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगने वाला। स्ट्रेट वायर की अगर एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आ गया, ठीक है, तो उस पर डिस्टेंस आर की वैल्यू 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगने वाला। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने तीनों बात कर ली, तीनों एप्लीकेशंस की। एक हमने कहां पे निकाल लिया, सेंटर पे, फिर एक्सिस पे, फिर हमने बात कर ली स्ट्रेट वायर की वजह से। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि इसके अंदर हमारे पास देखो, एक तो सर्किल दे रखा है, सर्किल दे रखा है, और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है। आपको लेंथ नहीं दे रखी इस वायर की, मतलब क्या, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। इन दोनों की वजह से, दोनों में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, कितना, आई। इन दोनों की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप देखोगे
इस सेंटर के ऊपर एक तो ये क्या कर रही है, सर्कुलर कॉइल में भी करंट जा रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, और दूसरा एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, वो भी क्या कर रहा है, इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, डायरेक्शन भी चेक करेंगे। क्योंकि आप देखो, मान लो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, B1, क्लियर है। इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B2, B1 निकलेगा, B2 निकलेगा, मतलब ओ पॉइंट पे कितने मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, 2, ठीक है। हमें नेट निकालना है तो हम करेंगे क्या, B1 और B2 की डायरेक्शन देखेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। आया समझ में। तो सबसे पहले तो देखो, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस r है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1 आएगा। तो देखो B1 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2 इंटू रेडियस कितनी, स्मॉल r। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास इस सर्किल की वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर के ऊपर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, B1 की। अब कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन क्या होगी, देखो सर्किल के अंदर करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर निकलते हैं। यानी यहाँ पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे B1 की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। आउटवर्ड को इस तरीके से हम डॉट बनाते हैं। आया समझ में, B1 आ गया। अब करेंगे क्या, इस स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो भी देखो आपके पास स्मॉल आर ही रहेगी। सर्किल की क्या होने वाली है, रेडियस ही होने वाली है, ठीक है। तो यहां से ये स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कितना, B2। और B2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आएगी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, और दोनों एंगल कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट वायर के लिए, 90, और साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा, 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r। और यहां पे मेरे को वैल्यूज नहीं दे रखी तो मैं क्या करूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, तो B2 आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, 2 पाई r। ये B2 की वैल्यू आई। डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, देखो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से स्ट्रेट वायर में निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो फिंगर्स कर्ल करो, इधर से अंदर जाएगी तो ओ पॉइंट से क्या आएगी, बाहर की तरफ, यानी B2 भी क्या होगा, ओ पॉइंट पे आउटवर्ड होगा। आया समझ में। यानी इस सेंटर के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, एक सर्किल की वजह से B1, स्ट्रेट वायर की वजह से B2। तो नेट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे देखो क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 8.0 सेंटर पे, तो आपके पास B नेट आएगा B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो B1 तो आपके पास कितना आया था, म्यू नॉट I बाई 2r, और B2 क्या होने वाला है, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। तो यहां से अगर आप देखो दोनों में से म्यू नॉट I अपॉन 2r तो कॉमन ले लेंगे, तो यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा 1 अपॉन पाई, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओ पॉइंट के ऊपर, और नेट की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। बताओ आया समझ में। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, भाई क्लियर है यहां तक, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड के अंदर क्या होने वाला है कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर लूप दे रखी है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, और यहाँ पे दो स्ट्रेट वायर है, एक P से Q और दूसरा क्या है, S से T, ठीक है। बट अगर आप देखोगे इस P से Q वायर की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, कि भाई इस तरीके से आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, फिर सेमी सर्कुलर कॉइल है, फिर आपके पास अगेन स्ट्रेट वायर है, और करंट इस तरीके से इसके अंदर फ्लो कर रहा है, कितना I करंट फ्लो कर रहा है। अब आप देखो कि यहां पे पॉइंट O है, इस O पॉइंट पे तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो इस स्ट्रेट वायर की वजह से तो ये तो पॉइंट इसके एक्सिस के ऊपर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। सेम इस स्ट्रेट वायर की वजह से भी इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। सिर्फ किसके वजह से लगेगा, सर्किल की वजह से। सर्किल कितना है, आधा। अगर आप देखोगे दोनों एंड से, सर्किल के दोनों एंड से ज्वाइन कराओगे तो अंदर का एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। 180 बाई 360 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आने वाला है नेट, वो आएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2r, तो पूरे सर्किल का होगा, और आधे के लिए क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में। तो यहां से आपके पास B नेट बराबर आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 4r। बताओ क्लियर है। ये आपके पास इस O पॉइंट पे पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, क्योंकि दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से नहीं लगेगा। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो इस सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा सर्किल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड।
क्लियर है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास देखो दो तो स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट या लॉन्ग स्ट्रेट वायर है दो, ठीक है, और एक सेमी सर्कुलर कॉइल है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास एक तो सेमी सर्कुलर कर्व्ड पोर्शन है और दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इन तीनों के अंदर करंट जा रहा है। देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है आई, तो इसके अंदर करंट कैसे जा रहा होगा, इस तरीके से करंट जा रहा होगा आई, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ऐसा है। इन तीनों की वजह से इस स्ट्रेट वायर, इस सेमी सर्कुलर कॉइल और इस स्ट्रेट वायर, तीनों की वजह से इस ओ पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट। क्लियर है, वन बाई वन करके एक एक के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले इस स्ट्रेट वायर की वजह से मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1, ठीक है, सेमी सर्किल की वजह से कितना आएगा, B2, और इसकी वजह से कितना आएगा, B3। क्लियर है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि ये जो पॉइंट हुआ है वो इस स्ट्रेट वायर के कहां पे होगा, एंड पे आ जाएगा। स्ट्रेट वायर के कहां पे आने वाला है, एंड पे आने वाला है। दूसरे स्ट्रेट वायर के भी कहां आने वाला है, एंड पे आने वाला है। और इन दोनों की, इस वायर से इस ओ पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, सर्किल की रेडियस होगी। क्योंकि देखो सर्किल कैसा बनेगा, अगर आप पूरा सर्किल बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, और ये जो इस स्ट्रेट वायर से ये ओ पॉइंट होगा, ये सर्किल की रेडियस ही होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस कितनी मान लेते हैं, स्मॉल आर। आया समझ में? तो वन बाई वन करके, यानी आपके पास, आपको पता है कि एक स्ट्रेट वायर है, उसके एक एंड के ऊपर आपका पॉइंट आ गया, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमने बात करी थी, ये स्ट्रेट वायर है और इसके एंड के ऊपर आपका P पॉइंट है, R डिस्टेंस दूर, तो ये वाला एंगल इस एंड से तो एंगल 0 हो जाएगा, और दूसरे एंड से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग वायर है ना, तो इधर से तो देखो ये लॉन्ग जाता जा रहा है, इनफाइनाइट वायर है। क्लियर है, तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। सबसे पहले तो देखो B1 की बात करते हैं। B1 आपके पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 90, 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपके पास क्या होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आने वाला है, ये B1 आएगा। डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। देखो सेमी सर्कुलर कॉइल है, सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल है, आधे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेंटर पे आधा हो जाता है। डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2R, या फिर आप चाहो तो क्या कर लो, 180/360 कर लो, यानी आपके पास B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4R। आया समझ में? ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, सेम कहानी, इस स्ट्रेट वायर के भी क्या है, एंड पे पॉइंट है, इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर के एंड पे पॉइंट है, तो B3 की वैल्यू B1 की क्या होगी, इक्वली आएगी, कितनी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये तीनों के हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कौन से पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर। अब तीनों के क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे और वेक्टर सम कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले B1 की बात करते हैं। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से देखो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर्स को इधर कर्ल करेंगे तो ऊपर से अंदर जाएगी, तो इधर से O से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। भाई ऐसे करंट जा रहा है, इधर से अंदर जाएगा तो O से क्या आएगा, आउटवर्ड, यानी B1 की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, डॉट आने वाला है, आउटवर्ड आने वाली है। आया समझ में? सेमी सर्किल में देखो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में भी क्या आता है, आउटवर्ड ही आता है। एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और इस स्ट्रेट वायर से देखोगे तो करंट इधर, करंट के डायरेक्शन में थंब करोगे तो इधर से अंदर, तो O से क्या आएगा, अगेन आउटवर्ड ही आएगा। यानी तीनों के अंदर B1, B2 और B3 तीनों की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे करेंगे क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो आपके पास B नेट आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, और नेट की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड ही होने वाली है। क्लियर है? तो यहां से देखो B नेट आपके पास आ जाएगा, B1 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, B2 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में आधा सर्किल है तो क्या होगा, 4R, और आपके पास थर्ड क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। बताओ क्लियर है? तीनों में अगर आप देखोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4R कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन पाई, यहां बचेगा प्लस का 1, और यहां पे अगेन क्या बचेगा, 1 अपॉन पाई। तो आपके पास आंसर आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन में 4R 1 प्लस 2 अपॉन में पाई, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस O पॉइंट पे। क्लियर है? बट एक और चीज ध्यान रखना, इसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि यहां से आई करंट जा रहा है और ये सर्किल पूरा आपका, जब सर्किल पूरा होगा तो आई यहां तक आएगा, I/2 इधर जाएगा, I/2 इधर जाएगा,
तो I/2 क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा और I/2 क्लॉकवाइज आएगा, तो दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी सर्किल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 लगेगा। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई इस तरीके से आपको दे रखा है, यहां पे सर्किल आपका क्या दे रखा है, पूरा दे रखा है, और ये स्ट्रेट वायर है, यहां से करंट आई जा रहा है, तो यहां से देखोगे तो इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा तो यहां पे I/2 जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और I/2 जाएगा कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, आधे सर्किल में क्लॉकवाइज आ रहा है, आधे सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो B1 यानी B2 और B3 मान लेते हैं दोनों को, बट दोनों क्या होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे इन दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से भी r डिस्टेंस दूर आउटवर्ड, इसकी वजह से भी r डिस्टेंस दूर आउटवर्ड, तो यहाँ पे ये बीच वाला फिर क्या होगा, B2 नहीं रहेगा। 4 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे इस स्ट्रेट वायर का, इस आधे सर्किल का जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आधे सर्किल में करंट क्लॉकवाइज आ रहा है उसका, और एक स्ट्रेट वायर का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास दोनों ऐड हो जाएंगे। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ये कह रहा है वायर शोन इन द फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी इसके अंदर करंट आपके पास कितना जा रहा है, यहां पे करंट जा रहा है आई, और इस आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर। और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, और रेडियस आपको दे रखी है सर्किल की, आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। देखो आपको पहले तो करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 एम्पियर, रेडियस आपको दे रखा है 3 × 10⁻² मीटर लिख लिया मैंने। ठीक है, हमें क्या करना है, इस ओ पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहली बात तो देखो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट ओ इस स्ट्रेट वायर की एक्सिस के ऊपर है, आर नहीं आने वाला, यानी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला एक्सिस पे। सेम इस स्ट्रेट वायर की वजह से भी नहीं लगने वाला, तो इन दोनों की वजह से तो नहीं आएगा, इस सेमी सर्किल की वजह से आएगा, सेमी नहीं, सर्किल के पोर्शन की वजह से आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि आपको इस दोनों एंड से आपने ज्वाइन करा रखा है इस सेंटर को, और ये बाहर का एंगल 90 पता है, तो पूरा अंदर का एंगल कितना हो जाएगा, 270, 360 - 90, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 270। इस पोर्शन का हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा θ/360 × μ0I/2r, यही आने वाला है। थीटा कितना है, 270/360 × μ0I/2r, बताओ, और ये हो जाएगा 90 से कैंसिल होगा 3/4, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है 3 μ0I/4 × 2 8r, ये मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। अब आपको आई और आर दोनों गिवन है, पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो देखो 3 μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷, आई कितना गिवन है, 10/8 × r हमारे पास है 3 × 10⁻², ये हमारे पास गिवन है। देखो 3 से तो 3 कैंसिल, 4 से ये 8, 2 × 2 से 10 कितना 5, तो ऊपर आ रहा है 5π, तो एक तो पाई बच रहा है, 5 बच रहा है, और ऊपर बच रहा है 10 की पावर कितना -7, और ये -2 ऊपर जाके +2, यानी 5π × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -5 टेस्ला। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने वाली है। क्लियर है यहां तक? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसके अंदर हमारे पास 2 सर्कुलर कॉइल है, और दोनों सर्कुलर कॉइल अगर आप देखोगे दोनों के प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब मैं यहां से अगर आपको बताऊं सर्किल कैसे, देखो ये दिख रहा है इस तरीके से, ये सर्किल दिख रहा है। इस सर्किल के अंदर अगर आप देखोगे कि एक सर्किल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, और एक सर्किल ऐसे वर्टिकल प्लेन के अंदर है। एक हॉरिजॉन्टल में उसके परपेंडिकुलर, एक क्या है, एक एक्स एक्सिस के अंदर है सर्किल और एक वाई एक्सिस के अंदर है। क्लियर है? ठीक है। तो और अगर आपको पता है कि क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड जाएगा, और हमें दोनों के मैग्नेटिक फील्ड निकालने सेंटर पे, और क्या करना है, दोनों का वेक्टर सम करना है। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप देखोगे, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P and Q, each of radius capital R is lying in perpendicular planes such that they have a common center. दोनों का कॉमन सेंटर है। ये कह रहा है find the magnitude and direction of the magnetic field at the common center of 2 coils if they carry current equal to I and √3I respectively. कि पहली कॉइल के अंदर करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, दूसरी के अंदर कितना जा रहा है, √3I जा रहा है। देखो सॉल्व करते हैं इसको।
समझ में आया? देखो एक कोइल आपके पास ऐसे है, सर्कुलर कोइल, ठीक है, ये सर्कुलर कोइल ऐसे है और इसमें करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड, यानी इसको नाम दे दिया मैंने B1 आपका क्या आएगा? करंट मान लिया इसके अंदर I जा रहा है, B1 आपका आउटवर्ड आएगा I करंट की वजह से। B1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। B1 कितना आएगा? म्यू नोट I पूरा सर्कुलर 2 और रेडियस कितनी है? कैपिटल R। ये B1 की वैल्यू आई, कैसे? आउटवर्ड, डायरेक्शन भी हमने आउटवर्ड बना दी। पहली कोइल हो गई। दूसरी कोइल बनाते हैं, देखो इसके ऊपर, ये कौन से में है? ये Y के अंदर है। अब देखो मैंने इसी तरीके से एक और कोइल बनाई। अब कोइल आपके पास पहले वाली तो देखो ऐसे थी, इस तरीके से थी, तो ये आउटवर्ड। अब कोइल ऐसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर ऐसे निकलेगा या इनवर्ट जा रहा होगा तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ये सेंटर हुआ है। अब अगर आप देखोगे इसमें करंट कैसे जा रहा है? इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड कैसे होगा? ऊपर की तरफ। ये आएगा आपके पास B2 और इसमें करंट कितना जा रहा है? √3I। तो B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। B2 आपके पास कितना आ जाएगा? म्यू नोट √3I अपॉन में 2 × R, रेडियस तो सेम है, और ये भी कैसा आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। यानी सेंटर के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख गए। एक दिख गया B1 इधर की तरफ, दूसरा दिख गया B2 इधर की तरफ। एक जा रहा है X में, दूसरा जा रहा है Y में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करेंगे क्या? वेक्टर सम कर लेंगे। आया समझ में? ठीक है। और यहाँ पे ये रिजल्टेंट आने वाला है, फिर रिजल्टेंट के क्या निकाल लेंगे? डायरेक्शन के लिए हम एंगल भी निकाल लेंगे। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखोगे मैंने किया क्या, पहले तो B नेट निकाला, और वेक्टर सम का फॉर्मूला होगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? 2B1 B2 कोस, और थीटा कितना है दोनों के बीच में? 90, और कोस 90 कितना होगा? 0। तो यहां से B नेट आपके पास आ जाएगा रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब अगर आप देखो B1 भी हमारे पास है, B2 भी हमारे पास है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू के अंदर बस इतना फर्क है कि आप इसको लिख लो। आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, B2 बराबर √3 टाइम्स ऑफ B1 लिख सकते हो। म्यू नोट I/2R तो सेम है, B2 क्या है? √3 टाइम्स है B1 का। आया समझ में? तो यहां पे अगर आप देखोगे मैंने डायरेक्टली यहां पे ये लिख दिया कि B नेट बराबर B1 को तो B1 पढ़ा रहने दिया, B1 का स्क्वायर, और B2 को मैंने क्या लिख दिया? √3 टाइम्स ऑफ B1, यानी √3 B1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 3B1 का स्क्वायर। तो रूट में कितना आ जाएगा? 4B1 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ B1। ये B नेट आएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। अब B1 की वैल्यू क्या है? म्यू नोट I/2R, तो पुट कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 2 × म्यू नोट I/2R। 2 से 2 कैंसिल, 2 कैपिटल R, 2 से 2 कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रहा है म्यू नोट I/R। म्यू नोट I/R, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आया। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो मैंने मान लिया जो B नेट है वो B1 से कितने एंगल पे? अल्फा पे। यहां से क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये B2 हो जाएगा और ये क्या होगा? B1। B2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा? B1। तो यहां से अगर आप tan अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? B2/B1, और B2 क्या है? √3 टाइम्स है B1 का, यानी यहां पे आप क्या लिख सकते हो? √3B1 अपॉन में B1। तो B1 से B1 कैंसिल, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? √3। तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है पता है? 60 डिग्री की। तो एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आया समझ में? यही अगर आप एंगल B2 से लेते तो एंगल कितना आ जाता? 30 डिग्री आ जाता भाई। फिर अगर आप एंगल B2 से लेते तो परपेंडिकुलर क्या होता? B1 होता, तो B1/B2 करते तो 1/√3 आता, एंगल 30 डिग्री हो जाता। ये आपके पास समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आपको दो कॉइल गिवन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होगी तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से आउटवर्ड ऊपर की तरफ Y के अंदर, और जो आपके पास वर्टिकल कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, उसकी वजह से X के अंदर, और दोनों का क्या करना है? वेक्टर सम करना है। आया समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके साइड में गिवन है 1 मीटर, ठीक है, उसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर, तो उसके सेंटर के ऊपर क्या निकालो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। तो देखो स्क्वायर का एक साथ तो निकलेगा नहीं, हम करेंगे क्या, स्क्वायर को नाम दे देते हैं पहले ए बी सी और डी। ABCD हमारे पास स्क्वायर है, मैं इस AB वायर के लिए अलग से O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं, उतना का उतना BC लगा रहा होगा, उतना का उतना CD लगा रहा होगा, उतना का उतना DA लगा रहा होगा, तो एक वायर के लिए निकाल लेते हैं और 4 से इसको क्या कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या रहेगी, सबकी सेम रहेगी, या फिर चारों का अलग अलग निकाल के ऐड करोगे, उससे अच्छा एक वायर का निकाल लेते हैं, O पॉइंट पे एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मैंने मान लो इस AD वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, ऊपर वाले वायर के लिए, तो इस देखो पहले तो आपके पास ये डिस्टेंस पूरी कितनी है 1 मीटर, तो इस AD वायर से O पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास 0.5 मीटर हो जाएगी। भाई पूरा 1 मीटर होगा ना, तो सेंटर तो क्या होगा, आधे पे होगा 0.5 मीटर, यानी आपको कैपिटल R की वैल्यू तो कितनी आएगी 0.5 मीटर। करंट आपके पास कितना जा रहा होगा, वो जा रहा है 10 एम्पियर, ठीक है। इसके इस स्ट्रेट वायर के दोनों एंड से इसको ज्वाइन कराएंगे, स्ट्रेट वायर के अंदर यही बताया था, और ये एंगल आएगा φ1 और ये कितना आएगा φ2, और φ1 और φ2 दोनों ही कितने होंगे 45 होंगे, क्योंकि ये पूरा डायगोनल है ना, डायगोनल कितना होता है 90 डिग्री, तो सेंटर में लाइन जाएगी, मिड से लाइन जाएगी तो कितना होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो φ1 φ2 दोनों ही कितने होने वाले हैं 45। सेम कहानी यहां से देखोगे तो ये भी 0.5, ये एंगल भी 45, ये भी 45, इसकी वजह से भी सेम आएगा। क्लियर है, आपको φ1 φ2 पता है, करंट पता है, R पता है, तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट वायर से R डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड, इस बार लॉन्ग स्ट्रेट वायर नहीं है, स्ट्रेट वायर है सिर्फ, इसलिए एंगल निकल गए। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2। आया समझ में। तो यहां से अगर आप देखोगे μ0/4π, चलो हम वैल्यूज ही पुट कर लेते हैं, μ0/4π तो पूरा का पूरा कितना होगा 10⁻⁻7, I कितना जा रहा है 10, R कितना है 0.5, और ये sin 45 प्लस sin 45। आया समझ में, बताओ क्लियर है यहां तक, ठीक है। यहां से देखो पॉइंट हटाओ, तो जैसे पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या होगा 100 होगा, 5 से 120 टाइम्स, इसको लिख लिया 2 × 10⁻⁻6, एक जीरो से ये 10⁻⁻7 कम कर दिया, ये आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कितना हो जाएगा 2/√2, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई के अंदर 2/√2। और ये किसके लिए आ रहा है, ये AD वायर के लिए आ रहा है, सिर्फ AD वायर का आ रहा है। क्लियर है, यहां से देखोगे तो ये 2/√2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 को लिख लो √2 × √2 और अपन में √2, एक √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √2 और इंटू 2, यानी आंसर आएगा AD की वजह से 2√2 × 10⁻⁻6 टेस्ला। आया समझ में, ये AD का है, सेम इसका आएगा, सेम इसका आएगा, सेम इसका आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यानी हम करेंगे क्या, B नेट आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ BAD, तो 4 × 2√2 × 10⁻⁻6 टेस्ला, तो आंसर आएगा 8√2 × 10⁻⁻6 टेस्ला। बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है। तो देखो इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, इधर से फिंगर्स अंदर जाएगी तो O पॉइंट पे क्या आएगी आउटवर्ड, इसमें देखो इधर से अंदर जाएगी तो O पॉइंट पे क्या आने वाली है, O पॉइंट पे आउटवर्ड, इसमें भी इधर जा रहा है तो O पे आउटवर्ड, यानी पूरे सबकी वजह से क्या आने वाला है, या फिर सीधा देखो क्लोज लूप के अंदर कैसे जा रहा है, क्लोज है ना सर्किल, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसा मैग्नेटिक फील्ड देगा, उसके अंदर आउटवर्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आया समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर भी अगर आप देखोगे हमारे पास 2 सर्कुलर सेगमेंट दे रखे हैं और 2 रेडियल लाइन से वो क्या है ज्वाइन किए हुए हैं, एक देखो PQ, दूसरा कौन सा है RS, एक स्ट्रेट वायर है SP और दूसरा कौन सा है RQ। अब अगर इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, PQ तो एक क्या बन रहा है, कर्व्ड पाथ बन रहा है, सर्किल में जाएगा, ये भी RS भी क्या है कर्व्ड पाथ है, यानी ये भी क्या होगा सर्कुलर कर्व्ड पाथ होगा, थोड़ा सा पोर्शन दे रखा है सर्किल का। SP स्ट्रेट वायर है और RQ भी स्ट्रेट वायर है, अगर आप देखोगे तो SQ के भी एक्सिस के ऊपर पॉइंट हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगा, RQ के भी O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, PQ वाले सर्किल की वजह से और
RS वाले या SR वाले सर्किल की वजह से। इन दोनों सर्किल की वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और यहाँ पे इन्होंने एंगल भी दे रखा है, देखो PQ के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन करवाया। अंदर का एंगल कितना, अल्फा, यानी हमें अल्फा दे रखा है, क्या लगाओगे, अल्फा अपॉन 360 या फिर अल्फा अपॉन 2 पाई। क्लियर है। रेडियस कितनी है इसकी, a। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, और डायरेक्शन की बाद में बात करते हैं, पहले तो PQ की बात करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड आएगा BPQ, कितना आएगा, अल्फा अपॉन में 2 पाई, ये मैं 360 भी लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाई के अंदर ये तो आपके पास पोर्शन का एंगल निकल गया अल्फा अपॉन 2 पाई, और म्यू नोट आई, करंट तो सेम ही जा रहा है, अपॉन में 2, और इसकी रेडियस कितनी है PQ वाले सर्किल की, ये आएगी a। आया समझ में। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नोट अल्फा अपॉन 2 पाई म्यू नोट आई बाई 2a। डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस सर्किल में देखो भाई, सर्किल ऐसे बनता, पूरा बनता तो ऐसे बनता, इस सर्किल में करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्या बनेगा, डॉट। आया समझ में। ऊपर वाले सर्किल की बात करते हैं, देखो ये बनता तो वो थोड़ा बड़ा सर्किल बन जाता। इसकी बात करते हैं, इसमें अगर आप देखोगे अल्फा सेम है, एंगल सेम है, तो अल्फा अपॉन 2 पाई आएगा, बस रेडियस अलग है। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल b। आया समझ में। तो यहां पे करेंगे क्या, b किसकी बात कर रहे हैं, RS की, अल्फा अपॉन में 2 पाई। देखो दोनों एंड से एंगल क्या बना रहा है, अंदर की तरफ सेम एंगल है, और ये आ जाएगा म्यू नोट आई बाई 2b। बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन की। तो देखो ये सर्किल जब बनेगा ऐसे बनेगा, इस सर्किल के अंदर करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जा रहा है। इस पोर्शन में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ओ पॉइंट पे क्या होगा, अंदर की तरफ इनवर्ड होगा, यानी ये डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। यानी इस ओ पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, PQ लग रहा है बाहर की तरफ, एक लग रहा है अंदर की तरफ। नेट कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। तो यहां पे इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो देखो अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा अपॉन 2 पाई सेम है, म्यू नोट आई सेम है, 2 सेम है, बस बचा a और b। ठीक है। और ये कहां है, डिनोमिनेटर में। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बड़ा आएगा। डिनोमिनेटर किसका छोटा है, a की वैल्यू छोटी है, यानी आप देखोगे कि BPQ क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, B RS से। आया समझ में। तो यहां पे करेंगे क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, कहां पे, पॉइंट O पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 8.0। तो यहां पे बी नेट की वैल्यू आएगी आपके पास, क्या करेंगे, बड़ा कौन है, PQ बड़ा है, तो BPQ में से क्या माइनस कर लेंगे, BRS। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बी नेट की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन में 2 पाई म्यू नोट आई बाई 2a माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई म्यू नोट आई अपॉन में 2b। ही आने वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा अपॉन में 2 पाई म्यू नोट आई बाई 2 तो कॉमन आ रहा है, और यहां पे बचेगा 1 बाई a माइनस 1 बाई b। ठीक है। तो बी नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फा म्यू नोट आई अपॉन में ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई। ठीक है। और यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू बी और b माइनस a। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो देखो इसीलिए मैंने सर्किल के आपको स्मॉल पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड भी बताया। आपको एंगल पता लगाना है, बस सिर्फ क्या करोगे, एंगल पता लगा लोगे अंदर की तरफ कितना एंगल है, और आप क्या लगाओ, थीटा अपॉन 360 या फिर थीटा अपॉन 2 पाई। ये ध्यान रखना, अगर आप एंगल रेडियन में ले रहे हो तो नीचे 2 पाई आएगा, और डिग्री में ले रहे हो थीटा तो आपके पास नीचे 360 आएगा। क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो 2 सर्कुलर लूप्स दे रखी है, आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स है, और दोनों के अंदर करंट भी सेम जा रहा है। ठीक है। और दोनों के सेंटर से x डिस्टेंस दूर इस O पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। यानी अगर ये कोइल आपके पास कौन से प्लेन के अंदर है, ये आपका y एक्सिस के अंदर है, तो ये प्लेन कौन सा है, x एक्सिस है। ठीक है। तो दोनों की वजह से हमें क्या निकालना है, इस दोनों के एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस दूर O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो इस कॉइल की वजह से B1 आएगा, इसकी वजह से B2 आएगा, फिर दोनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो मैंने बात की थी कि अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट से कॉइल के अंदर की तरफ होगा। एंटी क्लॉकवाइज में उस पॉइंट से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। क्लियर है। तो यहां पे हम बात करते हैं,
देखो सबसे पहले दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, दोनों की रेडियस सेम है और दोनों की सेंटर से एक्स पी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है, यानी एक्सिस के डिस्टेंस भी क्या सेम है, पी पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। तो करेंगे क्या, इस सर्कुलर कॉइल में करंट जा रहा है कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो इस O पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, नाम देंगे B1। भाई क्लॉकवाइज करंट जाता है तो क्या जाता है, अंदर की तरफ B1। इस कॉइल के अंदर करंट जा रहा है, वो जा रहा है इस तरीके से है, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें जा रहा होगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना आएगा B2। क्लॉकवाइज आ रहा है तो O पॉइंट पे या P पॉइंट पे, जो पॉइंट हुआ है तो O पे क्या होगा, अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो बाहर की तरफ, B1 B2। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालेंगे, रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में, यहां पे आ जाएगा B नेट। ठीक है, और B1 और B2 के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। आया समझ में कि भाई ये कोई वाई एक्सिस के अंदर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इस तरीके से एक्स में जा रहा होगा। ये क्या है, इसका प्लेन जो है वो एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर या अंदर जाएगा तो वो वाई में होगा, तो एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं, यानी मैंने डायरेक्शन बनाई और दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। बी नेट निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो देखो B1 B2 की फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, एक्सिस पे फॉर्मूला आता है, वो आता है म्यू नोट आई इंटू रेडियस। इसके अंदर रेडियस कितनी गिवन है, आपको रेडियस की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैं आर मान लेता हूं, म्यू नोट आई या ए मान लेता हूं, ए स्क्वायर अपॉन में 2 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। अब B2 की भी रेडियस सेम है, करंट सेम है और एक्सिस की उस O पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या सेम है, यानी B1 किसके बराबर है, B2 के, यानी B1 और B2 दोनों क्या आने वाले हैं, यही आने वाले हैं। आया समझ में। ठीक है, तो B2 की वैल्यू भी आप ऐसे लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा, म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। B1 B2 बराबर है। नेट कैसे निकालेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। क्या होगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कोस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और B1 और B2 भाई क्या है, दोनों इक्वल है, और जैसे B1 B2 दोनों इक्वल है तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, रूट के अंदर B1 का स्क्वायर, और B2 को भी क्या लिख लेता हूं, B1 का स्क्वायर, तो रूट में 2B1 का स्क्वायर, यानी रूट 2 इंटू B1 आ जाएगा, ये B नेट। आया समझ में। और यहां पे लिख लो B1 बराबर है किसके, B2 के। आया समझ में। B1 की वैल्यू ये रही, पुट कर देंगे, नेट आ जाएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B नेट कितना आएगा, रूट 2 इंटू म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। रूट 2 से आप चाहो तो इस नीचे 2 को कैंसिल कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, रूट 2। तो B नेट कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन में रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आने वाला है इस तरीके से। बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इसमें डायरेक्शन के लिए करेंगे क्या, एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने यहां पे मान लिया कि भाई B1 से कितने एंगल पे है, रिजल्टेंट अल्फा पे है, B2 से भी निकाल सकते हो। तो यहां से अगर आप देखोगे कि आपके पास इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा कि मैंने कहा इधर की तरफ जा रहा है मेरे पास B1, ऊपर की तरफ जा रहा है B2, बीच में आ रहा है रिजल्टेंट B नेट। ठीक है, और ये रिजल्टेंट B नेट यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल मेरा क्या अल्फा, और पूरा एंगल कितना है 90। तो ये वैल्यू तो देखो वाई एक्सिस में तो किसकी है, B2 की, और ये वैल्यू किसकी है, B1 की। तो tan अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या करना पड़ेगा, बेस। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है B2, बेस कितना है B1, और दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी tan अल्फा बराबर 1 आएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अगर आप B2 से एंगल लोगे तो वो भी क्या आने वाला है, 45 आने वाला है, 90 माइनस 45 45। तो ये आपके पास क्या आ गई, डायरेक्शन और रिजल्टेंट। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है, द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। कि आपके पास जो सर्कुलर कॉइल है वो किस तरीके से, वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 10 टर्न है, और उसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर है।
ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, और करंट कितना जा रहा है इससे 2 एम्पियर जा रहा है, आई गिवन है 2 एम्पियर। द करंट अपीयर्स टू फ्लो क्लॉकवाइज, और इसमें करंट कैसे जा रहा है इस कॉइल के अंदर, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, सर्कुलर कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टल में लगी हुई है तो उसके अंदर की तरफ, अंदर का मतलब मान लो आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इस तरीके से कि इस तरीके से आपके पास है, ये सर्किल है। अब इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, अंदर की तरफ, यानी यहाँ पे डायरेक्शन क्या आने वाली है, डाउनवर्ड आने वाली है। तो यहां से अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है इसके अंदर सेंटर के ऊपर, इस सेंटर के ऊपर, तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसकी तो हमने बात कर रखी है। सेंटर पे फॉर्मूला क्या होगा, देखो म्यू नोट आई बाई 2r होता है एक टाइम के लिए, n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कितना आ जाएगा, म्यू नोट एन आई बाई 2r, यही होने वाला है। b की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नोट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n कितना है 10, i कितना है 2, और 2 इंटू आर कितना 8 इंटू 10 की पावर -2। आया समझ में, 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी, ऊपर तो 5 पाई बचेगा, नीचे ऊपर 10 की पावर -7 है और ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, या पाई की वैल्यू रख लोगे तो 15-16 पॉइंट कुछ आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है, यानी 15.7 आ जाएगा। क्या अगर मैंने लिख दिया क्या 5 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, तो ये देखो 15.70 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो कैसा निकालेंगे डायरेक्शन, कोइल के अंदर, कोइल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, अंदर का मतलब इस तरीके से अंदर जाने वाला है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे आएगा डाउनवर्ड। कैसे डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। आया समझ में, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 0.50 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, करंट नहीं दे रखा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा और उसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है, और कह रहा है कि उसी सर्कुलर लूप के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो या तो देखो दो तरीके हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता है, रेडियस पता है, करंट की वैल्यू निकाल लो, फिर डायरेक्ट एक्सिस का फॉर्मूला लगाओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का निकालो, फॉर्मूला लगाओ, एक्सिस का फॉर्मूला लगाओ, रेशियो ले लो दोनों का, करंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है। तो देखो गिवन की बात करते हैं सबसे पहले, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हमारे पास गिवन है। देखो सबसे पहले तो हमें सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और रेडियस गिवन है, स्मॉल आर हमें गिवन है कितनी, वो है 12 सेंटीमीटर, स्मॉल आर मान लो या फिर ए मान लो, क्या मान लो, स्मॉल ए, मैंने फॉर्मूले के अंदर क्या मान रखा है, स्मॉल ए, तो ए कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये तो आपके पास आर है। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है कितना, 0.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, 5 जीरो ले लो या 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्सिस के ऊपर 5 सेंटीमीटर दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू दे रखी है, और बी एक्सिस हमें या एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना है, और करंट हमें नहीं गिवन। सबसे पहले तो देखो दो इक्वेशन बना लेते हैं, पहले तो सेंटर की बात करते हैं, बी सेंटर होता कितना है, तो बी सेंटर होगा पूरा सर्कुलर कोइल है म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू ए, रेडियस कितनी ए, ये आपके पास सेंटर पे होगा, वैल्यू कितनी है इसकी 0.5, या फिर चलो लास्ट में पुट कर लेंगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में, यही सेम सर्कुलर कोइल के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो वो आएगा आपके पास म्यू नॉट आई इंटू रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये बी एक्सिस आएगा। दोनों का रेशियो ले लो, इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दो, 1 से, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, तो यहां से अगर आप देखोगे बी एक्सिस अपॉन में क्या आ जाएगा, बी सेंटर। क्लियर है, दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर
अपॉन में 2x² प्लस a² की पावर 3/2 डिवाइड में आएगा μ0I/2a, यही आने वाला है। क्लियर है? यहां से देखोगे तो μ0I कैंसिल हो जाएगा पूरा, और यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां से b एक्सिस अपॉन में हो जाएगा b सेंटर इज इक्वल टू, ऊपर तो देखो a² इंटू a³ और डिवाइड में आ जाएगा x² प्लस a² की पावर कितनी 3/2, यही आने वाला है। अगर आपको b एक्सिस निकालना है तो सेंटर को भी उधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b एक्सिस बराबर आपके पास आ जाएगा a³ अपॉन में x² प्लस a² की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा b सेंटर, तो ये एक्सिस का फॉर्मूला बन गया। अब आपको देखो a आपको गिवन है, x आपको गिवन है, b सेंटर हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे और क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से अगर आप देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, b एक्सिस का फॉर्मूला हमारे पास आया है, वो है a³ अपॉन में x² प्लस a² की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई के अंदर कितना है b सेंटर। a कितना है, a हमारे पास है 12 इंटू 10 की पावर -2, यानी 12 इंटू 10 की पावर -2 का करना क्या है क्यूब, डिवाइडेड बाई x कितना है हमारे पास 5 है, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 10 की पावर -2 का आपके पास होल स्क्वायर, और दोनों का क्या करेंगे फिर क्यूब, ये क्यूब 3/2 पावर आया समझ में। और मल्टीप्लाई के अंदर b सेंटर कितना है, देखो 0.5 इंटू 10 की पावर -4, 0.5 इंटू 10 की पावर -4, या अब अगर आप देखो इसको सोल्व कर लो, 12 का स्क्वायर करो कितना आता है 144, ये 144 मल्टीप्लाई में 12 और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, और ये मल्टीप्लाई में 0.5 इंटू 10 की पावर -4, आया समझ में। नीचे यहाँ पे देखोगे 5 का स्क्वायर 25, 10 की पावर -2 का कितना आएगा -4, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना 144 इंटू 10 की पावर -4, ये आने वाला है, और ये आपके पास पावर कितनी हो जाएगी 3/2, कोई दिक्कत। 10 की पावर -4 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 प्लस 144 कितना होगा 169, तो ये आ जाएगा 144 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6, 0.5 इंटू 10 की पावर -4, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 169 इंटू 10 की पावर -4 की पावर 3/2, आया समझ में। पहले तो क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, 1/2 निकाल लेते हैं, फिर क्यूब कर लेंगे उसका। तो यहां से अगर आप देखो मैंने लिखा 144 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6, 0.5 इंटू 10 की पावर -4, मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट किया तो 169 का हो जाएगा 13 और ये 10 की पावर -2 और बचेगा क्या, क्यूब बचेगा सिर्फ, आया समझ में। क्यूब करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आने वाला है, यहां से देखो हमारे पास क्या आने वाला है 144 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और ये होगा 0.5 इंटू 10 की पावर कितना है -4, और डिवाइड के अंदर आपके पास आ जाएगा 13 का क्यूब 169 इंटू 13 इंटू क्या आ जाएगा 10 की पावर -6। मैंने किया क्या, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रखी, नीचे 13 का स्क्वायर किया 169 इंटू 13 क्यूब करना था ना, और ये 10 की पावर -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा, ये 10 की पावर -6 और -6 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो आपके पास आ रहा होगा 144 इंटू 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आज 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो मान लो कितना आने वाला है 6, ये 10 की पावर क्या आएगा -4, और यहाँ पे बचेगा 169 इंटू 13, आया समझ में। करेंगे क्या, 144 को तो मल्टीप्लाई कर लो किससे 6 से, तो 6 4 24, ये 2, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 24 और 26 2 6 8 864, तो ये आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास 10 की पावर -4। नीचे क्या करेंगे, 169 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 169 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 2 18 और 2 20 2 3 5, ये 9, ये 6 और ये 1 7 9, और ये आ जाएगा 12197। क्लियर है, यानी मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 8640 इंटू 10 की पावर -5 और ये 2197। करेंगे क्या, 8640 को डिवाइड कर लेंगे किससे
2197 से। 2197 को अप्रोक्स आप 2200 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अप्रोक्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने 8640 को किससे डिवाइड कर दिया, 2197 से। मुझे दिख रहा है कि 4 टाइम्स तो नहीं होगा, क्योंकि 8800 के अराउंड आएगा, 8700 कुछ आएगा, तो 86 से तो बड़ा आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 3। 2197 इंटू 3 करो, 1 2 5 और ये आ जाएगा 6, ये आएगा 6591, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये आपके पास आ जाएगा कितना 0 और ये 2, 2049 आपके पास ये है, तो पॉइंट लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, अप्रोक्स कितना आएगा 9, यानी ये आने वाला है 3.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ पे, एक्सिस के ऊपर। तो देखो हमारे पास ये तो सारी कैलकुलेशन थी जो हमने यहाँ पे ये की है, ये तो क्या की है, कैलकुलेशन करी है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको सेंटर पे पता है, करंट नहीं पता, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक्सिस पे निकालना, सेम कोइल के, तो क्या करना है, एक्सिस का फॉर्मूला निकालो और रेशियो ले लो, ठीक है। तो करंट म्यू नॉट आई तो कैंसिल हो जाएगा, एक्सिस का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर सारी वैल्यूज एक्स, ए और ये हमें गिवन है। ये आपका कंप्लीट बायो-सावर्ट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है आपको कोई और न्यूमेरिकल पूछ ले, बट मेनली कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। क्लियर है यहाँ तक?